आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और कक्षा 10 की गणित की जो सप्लीमेंट्री परीक्षा है वो आपके 5 तारीख को होने वाली है। तो 5 तारीख को जो आपके पेपर होगा उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो आपके पूरे बोर्ड पेपर जो हुआ था अप्रैल महीने में उस पर आधारित पूरा पेपर होगा और सेम उसी पैटर्न पर पेपर होने वाला है। तो आपको पास होने के लिए जो आपको 80 नंबर का पेपर आएगा उसमें से कम आपको 20 नंबर लेके आने, क्योंकि 20 में से आपके 17 अंक जो 17-18 नंबर आपके बेच होंगे। तो आपको 80 में से 20 नंबर का जुगाड़ इसमें करना है। तो आप जो इसमें जो प्रायिकता वाली प्रश्नावली है, मध्य का बहुलक और कुछ जो सवाल मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो उनको आप ज़रूर देखिए ताकि आप जो पास आराम से हो जाएंगे। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो मेरी गारंटी है आपको कि आप पास तो आराम से हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आप जो 10वीं क्लास में से पास होकर आप 11वीं क्लास में चले जाएँ। तो देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे एक सवाल ये है इसका पहला कि ये 441/2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 2, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ये दशमलव प्रसार शांत होता है यदि हम उसकी हर की घात को 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिख लेते हैं। तो ये जो 7 की घात 2 है अब इसको हटाना है। तो 7 की घात 2 यानी कि 7 × 7, तो एक 7 से तो ये 441 कट जाएंगे वो, और दूसरे 7 से वापस ये कट जाएंगे तो इनकी 49 से ये वाले 441 कट जाएंगे। तो नीचे बचेगा 7 की घात 2 और 5 की घात 7, 2 की घात 2 और 5 की घात 7, यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा इसमें शांत। और जिसको हम इसके रूप में नहीं लिख सकते, जैसे इसका 7 की घात 2 यहाँ से नहीं हटता हो, तब इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगला सवाल आपका इसमें कि यदि p तथा q एक द्विघात बहुपद के शून्यक है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, पूछ लेता आप इस रूप में लिख लेना। और इसके शून्यकों का योग ज्ञात करना है। शून्यकों का योग जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, p प्लस क्यू कहते हैं। तो शून्यकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a के बराबर होता है। तो माइनस का b बटा a आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ब में दे रखा है। तो ये इसका शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। ये शून्यकों का गुणनफल है। फिर आपके अगला सवाल है इसमें छठा सवाल है कि ऐसी सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है क्या कहलाती है। तो ये मान लो कोई एक वृत्त है और यहाँ से कोई एक रेखा गुजरती है जो इसको वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ये वाला। तो ये रेखा क्या कहलाती है, इस रेखा को हम इसकी स्पर्श रेखा कहते हैं। जो कि केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो दो बिंदु पर काट के निकलती हैं, जैसे ये वाली जो रेखा है ये इसको दो बिंदु पर काट के निकलती है, इसकी छेदक रेखा कहलाती हैं। तो ये छेदक रेखा है ये वाली, और ये वाली आपके इसमें स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो अब एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से आपके कल प्रश्न आएगा कि एक वृत्त के ऊपर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो पूरे वृत्त के ऊपर जितने बिंदु होते हैं उतनी ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इस वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु है तो हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और कोई वृत्त के ऊपर एक बिंदु है तो एक बिंदु से वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे एक ही बिंदु है तो उसके ऊपर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और वही बिंदु अगर वृत्त के बाहर है तो उस बाहर वाले बिंदु से इसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और वही बिंदु P कोई इस वृत्त के अंदर है तो इसके ऊपर हम कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो बिंदु अगर वृत्त के अंदर है तो उससे हम कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अंदर वाले से 0, ऊपर वाले से 1 और बाहर वाले से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। फिर आपको मूल बिंदु के निर्देशांक याद करने। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ये आपके मूल बिंदु के निर्देशांक है। और फिर अगला सवाल है इसमें 2 कोसेक 30 और सेक 30 में कोसेक और सेक का मान लिखना है, ये भी छोड़ देना। हाँ, ये वाला हो जाएगा इसमें कोस 90 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/2। और साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, ये साइन थीटा में 1/2 साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का मान, तो उत्तर हो जाएगा इसका साइन 30। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 10वां आपका इसमें कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो 1 होती हैं, फिर आपके 3 होती हैं, 1 3 5 7 और 9। इन पाँचों की जोड़ करके 5 का भाग देना है। ये प्रथम 5 विषम संख्या है, इनका माध्य ज्ञात करना है। तो 1 3 5 7 और 9 इनकी जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 5 25। 25 में 5 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा आपके 5।
तो इस प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, आपके 5 हो जाएगा। लेकिन प्रथम 5 सम संख्या पूछे विषम की जगह पे सम, तो आपको 2 लिखना है, फिर 2 4 2 4 6 8 और 10, ये आपकी 10 तक जो प्रथम 5 असम संख्या हैं, इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 10 10 और 10 30 हो जाएगा। 30 में भाग देंगे 5 का, तो 5 6 30। तो सम संख्या का पूछे तो माध्य आ जाएगा 5, विषम संख्या का पूछे तो आएगा सम संख्या का 6 आएगा, विषम संख्या का 5 आएगा। अभाज्य संख्या का पूछे तो 2 3 5 और 7 और 11, इनकी जोड़ करके लिखेंगे। तो इसका जो आंसर है, जोड़ करेंगे 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 1 8 18 28, 28 में भाग देंगे 5 का, तो 5.3 इसका जो आंसर 5.6 इसका आंसर आएगा। तो अभाज्य संख्या का जो माध्य होता है, अभाज्य संख्या का माध्य 5.6 होता है, सम संख्या का माध्य 6 होता है और विषम संख्या का माध्य 5 होता है। ठीक है, 5 5.6 और 6 ये याद करना है। ये आपके विषम संख्या का है, ये अभाज्य संख्या का माध्य और ये सम संख्या का माध्य है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का पूछे तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 और 5, ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या, इनकी जोड़ करके 5 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। तो 2 और 1 3 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा इसका 3। तो एक सवाल आपका इससे फिक्स आ जाएगा इससे। इसी प्रकार अगला सवाल है इसमें कि बंटन का आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाला। इनमें देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो 4 इसमें सबसे अधिक बार दिख रहे हैं, ये 4 4 और 4, तो बहुलक बराबर 4 हो जाएगा। जो जितनी बार आता है वो अपना बहुलक हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि एक वृत्त में अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखा कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त में अधिक से अधिक अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। कोई सा भी वृत्त हो उसके अंदर अनंत जीवाएं खींच सकते हैं और उसके ऊपर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और ये दे रखा है एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि। तो एक्स अक्ष ये कोई बिंदु है P जिसमें ये एक्स और ये वाई है। ये पहले वाला एक्स, ये दूसरे बाद वाला वाई होता है। इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। ये भुज एक्स का मान होता है और कोटि वाई का मान होता है। तो कोई सा भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पे है, ये एक्स अक्ष पे है, तो यहाँ पे एक्स का तो कोई ना कोई मान होता है, लेकिन वाई का मान यहाँ पे 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है तो कोटि का मान 0 हो जाएगा, और वाई एक्स पे भुज का मान 0 होता है। ये वाई एक्स है तो यहाँ पे एक्स का मान 0 होता है और वाई का मान कुछ कुछ होता है। तो ये वाई एक्स पे बिंदु है 0, वाई, ये एक्स अक्ष पे बिंदु है x, 0। वाई एक्स पे कोटि का मान वाई होता है और भुज का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पे भुज का मान x और कोटि का मान 0 होता है। अब कोई बिंदु है जैसे ये P 2, -3, इसकी x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान लिखना है प्लस का, ये -3 नहीं लिखेंगे, इससे दूरी हो जाएगी प्लस के 3। वाई एक्स से दूरी पूछे तो इसमें x का मान लिख लेंगे 2, माइनस में है तो भी इसको हम प्लस बना करके लिखेंगे। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये 45 डिग्री पर होता है। और फिर एक सवाल ये एलसीएम एचसीएफ का आएगा आपके फिक्स है। तो 44 और 99 का महत्तम ज्ञात करना है, तो गुणनखंड करेंगे 44 का और 99 का। 44 में 2 का भाग देंगे 22 बार, फिर 22 में 2 का 11 बार, 11 में 11 का 1 बार, 99 में 3 का 33 बार, 33 में 3 का 11 बार, 11 में 11 का 1 बार। तो 44 और 99 के ये हमने गुणनखंड लिखे 2 2 और 11, 99 के 3 3 और 11। जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो, एचसीएफ का मतलब कॉमन जो मिलता हो दोनों में उसको एक बार लिखते हैं। तो दोनों में एक तो 11 मिल रहा है तो हमने इसको 11 लिख लिया, तो एचसीएफ बराबर 11। ये दोनों मिल रहे लेकिन 44 में ही मिल रहे हैं, इसको नहीं लिखेंगे। 3 मिल रहे लेकिन 99 में ही मिल रहे हैं, बाकी ऊपर 44 में नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो एचसीएफ बराबर इसका 11 हो जाएगा। फिर एक सवाल है ये कि यदि x - 2 इस व्यंजक का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करना है। ये अगर इसमें इसका गुणनखंड है तो x - 2 बराबर 0 लिख के x का मान ज्ञात करेंगे पहले, तो x का मान 2 आएगा। फिर इस वाले गुणनखंड में आप बहुपद में आपको x बराबर 2 रख के a का मान ज्ञात करना है। तो ये x बराबर 2 रखेंगे तो व्यंजक x² + 2x - a में x बराबर 2 रखने पर, तो 2 की घात 2 + 2 × 2 - a बराबर 0। तो 2 की घात 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4,
और 2 इंटू 2 बराबर भी 4 माइनस ए बराबर 0, 4 और 4 8 माइनस ए बराबर 0, माइनस का ए इधर आएगा तो प्लस का ए, तो ए बराबर आ जाएगा 8। फिर ये शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 6, तो ए का मान ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, और ये कितना दे रखा है हमें, ये प्लस का 6 दे रखा है। सी का मान माइनस का 6 है और ए का मान ए ही है, तो ये हो जाएगा ए बराबर माइनस का 6 बटा 6 यानी कि माइनस का 1। फिर ये याद करने आपको तीनों ही निकाय के हल किस प्रकार हैं। तो सबसे पहले अगर आपको याद है कि a1 बटा a2 ये अगर बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इससे जो रेखाएं बनती है वो प्रतिच्छेदी बनती हैं, इसका एक हल प्राप्त होता है। जब दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दोनों बराबर है लेकिन इसका तीसरा बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाओं का कोई हल प्राप्त नहीं होता है क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और तीसरा है कि जिसमें तीनों ही बराबर है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसमें तीनों ही बराबर है, तो इसका जो हल होगा वो रेखा जो बनेगी वो संपाती रेखा होगी और इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। ये सवाल दे रखा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो उसके केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, ये इसकी दे रखी है दूरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और स्पर्शरेखा की लंबाई 12 है। तो इसका जो ये समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दे रखा है, इसका कर्ण ज्ञात करना, तो ये 13 आएगा, 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको हम हल करते हैं। फिर आपको ये दूरी सूत्र से इसको हल करना है। और सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में आपका माध्यक ज्ञात करना है। इसमें ये संख्या दे रखी है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक का मतलब मध्य का मान, बीच की संख्या देखनी है, तो इसको गिनती के रूप में लिख लेना, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। ये अलग अलग लिखी हुई तो इसको एक क्रम से लिख लेंगे, 1 3 4 5 6 7 9 9 11। फिर इनको गिनेंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 विषम संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 9, और ये की विषम संख्या है, तो माध्य का सूत्र हो जाएगा n प्लस 1/2वां पद, यानी कि बीच का मान कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10/2 यानी कि 5वां पद। गिन के लिख लो, 5वां पद कितना आएगा इसमें, 6, बीच की संख्या इसमें 6 है, 4 इधर छूटेंगे, 4 इधर छूट जाएंगे, बीच में 5वां पद 6 हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12वां सवाल इसमें, कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक प्रश्न फिक्स यहाँ से आएगा आपका, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पहले पासे को फेंकेंगे तो कुल कितने परिणाम में 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 तक गिनती। फिर अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, 1 2 3, ये अनुकूल परिणाम है, और कुल परिणाम है इसमें 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। हमेशा याद रखना इसका सूत्र हमेशा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता और विषम संख्या आने की प्रायिकता, तीनों के उत्तर आपके सेम ही आएंगे, 1/2। अब इसी में आपको अभाज्य संख्या की जगह पे सम संख्या पूछ ले, तो सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 2 4 और 6 सम संख्या है, तो 3/6 यानी कि 1/2। इसी प्रकार से विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो विषम संख्या के अनुकूल परिणाम 1 3 और 5, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 बटा कुल परिणामों की संख्या 6 यानी कि 1/2 इसके आंसर होंगे। तो ये जो इसमें सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या तीनों के उत्तर सेम ही आएंगे, 1/2। फिर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको HCF ज्ञात करना है, तो सीधा सा देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये 135 और 225 में से 225 है, तो 225 में भाग देंगे हम 135 का, जो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, इसमें भाग देंगे 135 में, ये 135 का भाग, तो यहाँ आएगा 0 और 12 में से 3 गए तो 9, 90। शेषफल 0 नहीं है, अब हम 135 में भाग देंगे इस 90 का, तो 135 में भाग दे दो, 135 में भाग देंगे 90 का, इसमें भाग जाएगा एक बार, तो 90 माइनस करेंगे इसमें से, तो बचेंगे यहाँ पे 45। फिर भी 0 नहीं है शेषफल, तो 45 का भाग देंगे 90 में, तो 45 का भाग देंगे हम इसमें 90 में, तो 90 45 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा इसका 0। लास्ट बार भाग जब 0 आया तब भाग किसका दिया था, 45 का, तो हमारा जो हमारा जो महत्तम है वो आपका इसमें कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इसका महत्तम देखना नीचे कितना आएगा, इसमें 45, आंसर इसमें 45। और प्रश्न आपके आ जाए परीक्षा में कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है,
तो म सप HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है, म सप HCF ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपके अगला सवाल जो कि आसान है और आप इसमें कर सकते हैं। एक सवाल ये बहुलक का आएगा आपके फिक्स है, 1 या 2 सवाल आएंगे तो बहुलक वाला देख लेते हैं। ये एक बारंबारता बंटन दे रखी, इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको वापस नई सारणी नहीं बनानी है। जो पहले सारणी दे रखी है उसमें देखो ये नीचे की जो संख्या दे रखी है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो इसमें से सबसे बड़ी संख्या 10, 20, 25 और 10 में से 25 सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 25, जिसके ऊपर वर्ग क्या है, देखो ये वर्ग कहते हैं इसको 60 से 65। तो 60 से 65 इसका वर्ग है, अतः बहुलक वर्ग बराबर 60 से 65। तो फिर हम इसमें ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये वाला हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। हम इसको हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। फिर हम बहुलक का सूत्र देखते हैं। बहुलक का सूत्र होता है ये वाला, ये बहुलक बरा z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। L F1 F0 F2 H के मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं L क्या होता है। तो L जो हमारा ये L ये वाली जो संख्या है 60, बहुलक वर्ग के सबसे पहले वाले नंबर ये हमारा L होता है। और F1 जो होता है वो हमारा 25 हो जाएगा इसमें, जो हमारा बहुलक वर्ग। इससे पहले F0 होता है, ये F0, और ये F2 है हमारा 10। अब इसमें एच कितना है, तो इन दोनों का अंतर 60 और 65 का अंतर कितना है, 5 हो जाएगा। तो इसका हमने यहाँ पे लिख लिया सबको। इसका एल कितना है, एच कितना है, तो ये हमने लिखा एल बराबर 60, F1 बराबर 25, F0 बराबर 20, F2 बराबर 10 और एच बराबर 5। ये सब लिखने के बाद में आपको फिर वापस का जो सूत्र है इसमें मान लिखना है। मान लिख लेंगे, ये एल का मान 60 लिखेंगे, ये वाला F1 25 है तो ये लिखा हमने 25, माइनस F0 20 तो ये लिखा 20, और बटे लिखेंगे हम 2F1 यानी कि 2 इंटू 25 माइनस F0 यानी कि 20 माइनस F2 यानी कि 10 इंटू में लिखेंगे एच का मान 5। अब इसमें सबसे पहले आपको माइनस करना है, 60 वैसे वैसे लिखने, 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, और ये 5 हमारा एच का मान इधर गुणा हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 25 और 20 को हम 5 के पहाड़े से काट देंगे। ये 25 5 बार कटेंगे और 20 4 बार कटेगा, तो ये 5/4 आ जाएगा। फिर 5 में 4 का भाग देंगे तो 1.25 बार जाएगा। तो 60 में हम 1.25 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 61.42 25 61.25 इसका बहुलक है। फिर आपके एक बहुलक वाला, ये बहुलक के बाद में आपके एक पासे वाला सवाल वापस प्रायिकता का, कि मान लीजिए आप एक पासा फेंकते हैं एक बार, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और दूसरा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी, 5 और 6, दो ही परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम 2 बटे कुल परिणाम 6, 2/6 यानी कि 1/3, ये 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 4 या 4 से छोटी, 4 से छोटी या 4 के बराबर, तो 4 के बराबर 4 तक लेंगे, 1 2 3 और 4 से बराबर या 4 से छोटी। अनुकूल परिणाम हो जाएंगे इसके 4, 1 2 3 4, और कुल परिणाम है 6, तो 4/6 इसका आंसर। 4/6 यानी कि 2 के पार से कटेंगे 2 बार और 6 कटेंगे 3 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/6 2/3। फिर आपका 23वां सवाल है, इसमें एक आपको माध्यक ज्ञात करना है। एक सवाल आपके माध्यक का भी आएगा, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है, CF ज्ञात करना पड़ता है। तो ये जो आड़ी सारणी इसको हम वापस खड़ी सारणी के रूप में बनाएंगे। तो ये जो आड़ी सारणी इसको वापस हम खड़ी सारणी बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये माध्यक ज्ञात करना है, जिसमें आपको ये जो दे रखा है माध्यक वर्ग, वो निकालने के लिए आपको CF ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये प्राप्तांक दे रखी है और ये हमारे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो हम ज्ञात करेंगे CF संचय बारंबारता। उसके लिए 5 के 5 ही लिखेंगे, फिर 5 को 9 में जोड़ेंगे 14, 14 को 8 में जोड़ेंगे 22, 22 में 12 जोड़ेंगे 34, 34 में 13 जोड़ेंगे 47, 47 में 3 जोड़ेंगे 50। यहाँ जो लास्ट में संख्या आती है 50, ये इसकी जोड़ होती है, यहाँ लिखेंगे हम 50, जो कि सिग्मा एफ के या फिर एन के बराबर होता है। अब जो हमारा एल है, सिग्मा एफ है, इसका मान कितना दे रखा है 50, तो हम n/2 करेंगे, 50 में 2 का भाग देंगे 25 आएगा। फिर हम ये देखेंगे इसमें n/2 करेंगे तो ये n/2 25 आएगा, तो 25 से बड़ी संख्या संचय बारंबारता देखेंगे, 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 34 है, ये 22, फिर 25 से बड़ी 34 है इसमें, जिसका संगत वर्ग ये 50 से 60 है, अतः माध्यक वर्ग हो जाएगा हमारा 50 से 60, ये हो जाएगा हमारा माध्यक
वर्ग। ये 50 से 60 वाला हमारा माध्यक वर्ग है। अब इससे हम L का, N का, C का, F का, H का मान ज्ञात कर लेंगे। L जो होता है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। ये 50, इसमें L का मान हो जाएगा, पहले वाला नंबर 50 L का मान है। N/2 50/2 25 हो जाएगा। C ये जो माध्यक वर्ग की 34, इससे पहले वाला संचय बारंबार था, 22C हो जाएगा। और F माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी 12 और H हो जाएगा इन दोनों का अंतर 10। फिर हम इसमें माध्यक का सूत्र लिखेंगे, ये वाला माध्यक M बराबर L + N/2 - C/F × H। तो ये L का मान 50 लिखेंगे, यहाँ पे 50 लिख दिया हमने। N/2 करेंगे तो ये 50 में 2 का भाग 25 बार जाएगा, तो ये लिखा हमने 25 माइनस C का मान 22 लिखेंगे, ये 22 बटे में F का मान 12 है और H का मान यहाँ पे 10 लिख दिया। अब हम 25 में से 22 को घटाएंगे तो 3 बचेंगे और बटे में 12 है, इंटू में 10। तो 3/12 को हम 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 का 3 में एक बार भाग जाएगा, 12 में बजाएगा 4 बार। तो ये 50 + 1 × 10 10 हो जाएगा, 10 में 4 का भाग देंगे तो 10 में 4 का भाग जाएगा इसमें 2.5 बार। 2.5 बार तो इसको हम 50 में जोड़ लेंगे तो 52.5 इसका जो आंसर आ जाएगा, ये हमारा माध्यक है। एक सवाल आपके माध्यक का आएगा, एक सवाल आपके बहुलक का आएगा। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, आपके जो पास होने के लिए काफ़ी है। ये एक सवाल है आपके इसमें कि एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। प्रश्न अगर आ जाए आपके तो इसमें आप लिखोगे एक अभाज्य संख्या के आपके 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 होती हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये अभाज्य संख्या है। इनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो इसमें खुद का भाग जाता है, 5 में 5 के जाता है और एक 1 का जाता है। तो 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा वो खुद होता है। तो 2 ही इसके गुणनखंड होते हैं। तो किसी भी अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक और प्रश्न आपके आ सकता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मसप कितना होता है। ये 2 अभाज्य संख्या है P तथा Q, इनका मसप कितना होता है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का मसप हमेशा 1 होता है। 2 कोई सी भी अभाज्य संख्या लेके इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ये जैसे इसका आंसर हम निकालें, एक संख्या 7 है और दूसरी 11 है। तो ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग दोनों में जाता है, वो संख्या है 1। तो 7 और 11 का महत्तम कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो 2 महत्तम समापवर्तक, 2 अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम होता है वो 1 होता है। फिर दूसरा सवाल, एक सीधी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके इसमें साइन कोस टेन वाला, कि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो या तो साइन को कोस में बदल देना या कोस को साइन में बदल देना। तो साइन थीटा को हम कोस थीटा में बदलेंगे। तो साइन थीटा का सूत्र होता है कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे साइन 3 थीटा है तो इसको हम लिखेंगे कोस 90 माइनस 3 थीटा। तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6। फिर हमें कोस से कोस काट देंगे, यहाँ से कोस कट जाएगा। 90 माइनस थीटा बराबर थीटा माइनस 6। ये थीटा एक तरफ ले आ जाएंगे और 6 ये एक तरफ आ जाएंगे। तो 6 माइनस के 90 में जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और माइनस के 3 थीटा इधर आएंगे तो प्लस के 3 थीटा हो जाएंगे। तो 3 और 1 4 थीटा बराबर 96। तो थीटा बराबर 96 में 4 का भाग दे देंगे तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपके एक सवाल दे रखा है, इसमें आपको समांतर माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक मैंने अभी आपको बताया था, समांतर माध्य कर लेते हैं। इसका हम इसमें समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं, वो भी कल्पित माध्य विधि से। तो ये जो संख्या दे रखी है इसमें हम इसका समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको ये वर्ग लिखना है और फिर वर्ग के बाद में आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वर्ग का दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग दे देंगे। तो 5 और 0 5, 5 के आधे 2.5, 5 और 10 15, 15 के आधे 7.5, 15 और 20 जोड़ेंगे तो 35, 35 के आधे 17.5, और ये 45 22.5, और ये 55 27.5। ये इनकी मध्यमान आ जाएगा। फिर हम इसमें डी ज्ञात करेंगे।